मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम ऑनर्स का जो पेपर है बायो ज्योग्राफी, आज हम उसमें बायोम की बात करेंगे। कल ये चैप्टर हमने शुरू कर दिया था और एक जनरल डिस्क्रिप्शन कि बायोम क्या होते हैं, इनका विस्तार किस तरह से होता है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से मेन चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, उनका अध्ययन हमने किया था। कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में किस प्रकार से जलवायु और वनस्पति, ये दो सबसे अहम मुद्दे होते हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमने किया। साथ ही साथ कल भी मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें मैप्स को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है और एक अच्छा आंसर डिज़ाइन करने में मैप्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो बात हम मैप में बता सकते हैं उतना हम कभी लिख नहीं पाते हैं। और एक जनरल ओपिनियन होती है, एग्जामिनर को जो मैप्स होते हैं वो बहुत इम्प्रेस करते हैं, इसलिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए जहाँ भी ज़रूरत हो मैप का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो हम आज बायोम्स का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैप्स का हम यूज़ करें। आज हम सबसे पहला बायोम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। देखिए, जैसा कि हमें इसके नाम से ही लग रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। अब इसके नाम से ही हमें ये पता लग रहा है कि उष्णकटिबंधीय है, इसका मतलब यहाँ पर गर्म तापमान ज्यादा रहते होंगे। सदाबहार है, इसका मतलब वर्षा की मात्रा यहाँ पर अच्छी रहती होगी, इसीलिए यहाँ पे सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सदाबहार से क्या आशय होता है? जो वनस्पति वर्ष पर्यंत हरी भरी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर एक पतझड़ का मौसम आता है जब सभी वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, परंतु सदाबहार वनस्पति में उनको इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है और वो वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं। तो इसका आशय क्या है, वहां पर वर्षा भी अच्छी मात्रा में होगी। तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा बायोम है, यहाँ पर पादप और जंतुओं का विकास के लिए सबसे अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है। अनुकूलतम दशाएं क्यों पाई जाती है? क्योंकि इस बायोम का जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। तो ये जो बेल्ट है, ये वो बेल्ट है जिसमें विश्व के सबसे सघन वन क्षेत्र हैं, जैसे अमेज़न बेसिन है, कांगो बेसिन है, इंडोनेशिया, बोर्निया, सुमात्रा का क्षेत्र है। ये है, एक तरह से हम ये मानते हैं कि ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। अब हम अगर इसके जलवायु की बात करते हैं, हम इसका फर्स्ट पॉइंट जलवायु की बात करते हैं। लोकेशन हमने इसकी देख ली, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से भूमध्य रेखा के 10 डिग्री दक्षिण। जिस भी महाद्वीप में ये क्षेत्र है वहां पर समान परिस्थितियां पाई जाती है। उसके बाद हम आते हैं जलवायु पे आते हैं। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्ष पर्यंत सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास है, इसलिए साल भर यहाँ पे ईयर लॉन्ग जो टेम्परेचर्स हैं, तापमान है, वो अधिक रहते हैं, ऊंचे तापमान रहते हैं। और हम ये मानते हैं कि औसत वार्षिक तापमान यहाँ पर 20 डिग्री के लगभग रहते हैं, जबकि अधिकतम में ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कभी कभी उससे भी अधिक हो जाते हैं। यहाँ पर अधिक तापमान होने के कारण वाष्पीकरण की दर जो है वो तीव्र रहती है, और जैसे ही सुबह सूर्योदय होता है तापमान बढ़ने लगते हैं, वाष्पीकरण की दर एकदम से बढ़ जाती है। 3-4 बजे तक यही प्रक्रिया चलती रहती है, फिर संघनन की क्रिया के द्वारा बादल बनते हैं और 4 बजे के आसपास से यहाँ पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है, जिसको 4 o'clock रेन के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये स्थिति ऑलमोस्ट रोज ही रहती है,
क्योंकि वाष्पीकरण की दर तीव्र है, तापमान अधिक है, जिसका क्या रिजल्ट होता है कि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर वनस्पति का आवरण इतना ज्यादा सघन होता है कि धरातल पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंच पाती है, और कई क्षेत्र तो इतने सघन हैं कि वहां पर एक गुप्त अंधेरा सा हो जाता है। बहुत जल्दी वहां पर इस प्रकार का अंधेरा सा हो जाता है। और ये जो एरिया होता है, हम ये मानते हैं कि वृक्षों की सघनता इतनी अधिक होती है कि वायु की गति भी इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा निम्न होती है। सूर्य का मात्र 3% रोशनी ही, प्रकाश ही जमीन तक पहुंच पाता है, इसीलिए वायु की गति भी यहाँ पर बहुत कम होती है। और यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता इतनी अधिक रहती है कि वो हवा को और ज्यादा भारी बना देती है। वाष्पीकरण की वजह से वो और भी ज्यादा एक अलग ही हैवी सा एटमॉस्फेयर यहाँ पर हो जाता है। तो इस कारण ये जो बायोम है, इसका जो निर्धारण हुआ है वो इन्हीं कंडीशंस के आधार पर हुआ है कि यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं और एक अलग ही प्रकार के बायोम की यहाँ पर रचना होती है। अब अगर हम इस क्षेत्र के वनस्पतियों का अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इन सारे वनों में सबसे अधिक वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्यों प्रजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती है? क्योंकि वहां पर इन सभी के लिए उपयुक्त कंडीशंस अवेलेबल हैं। वहां पर ये वनस्पतियों के लिए पॉसिबल है कि वो उन सब चीजों उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था वहां पर हो सके। तो यहाँ पर इस प्रकार के माना जाता है, एक मोटे तौर पे हम ये मानते हैं कि पुष्पी पौधों की 6000 से 7000 प्रजातियां पाई जाती है। मलेशिया आदि क्षेत्रों में 20,000, ब्राजील में करीब करीब 40,000 वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं। पनामा नहर का जो क्षेत्र है वहां पे हम ये मानते हैं करीब 2000 वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अगर हम विश्व के अन्य अन्य क्षेत्रों से यहाँ की तुलना करें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर बहुत अधिक वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं। इन प्रजातियों की विविधता और संख्या का अनुमान हम इस तथ्य से लगा सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर वृक्षों की 40 से 100 प्रजातियां यहाँ पे एवरेज पाई जाती है। मतलब प्रति हेक्टेयर भी यहाँ पर इतनी ज्यादा वैरायटी वनस्पति की पाई जाती है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ का लगभग हम ये मानते हैं समस्त प्रजातियों का 70% भाग वृक्षों की प्रजातियों का यहाँ पर पाया जाता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर हर लेवल की वनस्पति पाई जाती है। अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो यहाँ पर हम मूल रूप से अगर वनस्पतियों का लंबवत स्तरीकरण करें तो यहाँ प्रथम स्तर पर वृक्ष पाए जाते हैं जो वन में सबसे ऊपर तक पहुंचते हैं, जिनकी ऊंचाई 30 से 60 मीटर, काफी दूर, काफी ऊंची पाई जाती है। इन वृक्षों के तने बहुत मोटे होते हैं और ये सघन चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। द्वितीय स्तर पर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 25 से 30 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तृतीय स्तर पर कंपैरेटिवली छोटे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 15 से 20 मीटर के लगभग होती है। तो आप ये देखिए कि हम 30 से 60 मीटर से स्टार्ट होकर जैसे जैसे नीचे आएंगे, हर लेवल पर, हर ऊंचाई पर यहाँ पर वनस्पति जो है वो पाई जाती है। और सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है या तापमान अधिक होता है
तो ये सारी पत्तियां जो होती है ये फुल ग्रोन होती है, चौड़ी बड़ी पत्तियां यहाँ पे पाई जाती है। चतुर्थ स्तर पर हम यहाँ पर छोटे वृक्षों के बाद झाड़ियों की यहाँ पर रचना होती है, और ये भी पेड़ों के बीच में समान रूप से फैली होती है। कुछ मात्रा में बौने वृक्ष, बॉन्साई टाइप जो वृक्ष होते हैं वो भी पाए जाते हैं, और वो उनकी ऊंचाई जमीन से 5 मीटर के लगभग होती है। इसके अलावा यहाँ पर पंचम स्तर पर, यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कि भूमि तल से संबंधित या धरातल स्तर पे भी संबंधित यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। बहुत अलग अलग तरह की लताएं या जिन्हें बेलें हम कहते हैं वो भी पाई जाती है। जमीन पर घासें भी पाई जाती है, और यहाँ पर कई दलदलीय क्षेत्र भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अगर हम वनस्पति की रिचनेस की बात करें तो ये सदाबहार वनस्पति के क्षेत्र हैं, जहाँ चौड़ी पत्ती वाले वर्ष पर्यंत हरा भरा रहने वाले वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जंतु जगत की। ये जो जीवोम है इसमें कैपेसिटी है कि ये बहुत ज्यादा पौधों के लिए, जीवों के लिए फूड प्रोड्यूस करता है। मतलब जीवों के भोजन की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था होती है, क्योंकि हरियाली बहुत है, प्रोडक्टिविटी इस एरिया की बहुत ज्यादा है। तो इस जीवों में बड़ी संख्या में विविध जातियों के जीव जंतु निवास करते हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण वर्ष पर्यंत पादपों के फलने फूलने से जंतुओं के लिए हमें जो आहार होता है ना, उसकी आपूर्ति अच्छी मात्रा में बनी रहती है। 24 घंटे तक जंतुओं के क्रियाकलाप होते रहते हैं, क्योंकि वन के विभिन्न लंबवत स्तरों में जंतुओं की नाना प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ रात्रि के समय क्रियाशील होती हैं और कुछ दिन के समय क्रियाशील होती है। इसलिए हम ये मानते हैं कि इस बायोम में सदा ही चहल पहल बनी रहती है। 1970 में रिचर्डसन ने दक्षिणी अमेरिका में जंतुओं के दैनिक क्रियाकलापों को निम्न रूप से उनका वर्णन किया था। उन्होंने बताया था, दिन में वृक्षों के ऊपरी स्तर पर अनेक प्रकार के पक्षी लंबवत स्तरों पर छिपकलियां, और वन तल पर अनेक प्रकार के हिरन, बंदर, मांसाहारी जीव, कई प्रकार के जीव क्रियाशील रहते हैं। और रात के समय सिल्की, चींटीखोर, उल्लू और जुगनू और कई प्रकार की मक्खी मच्छर हैं, वो यहाँ पर निरंतर क्रियाशील रहते हैं। तो हमारे कहने का आशय क्या है कि पूरे 24 घंटे इन वनों में जो एक्टिविटीज हैं जंतुओं की वो बनी रहती है। अधिकांश जंतु वृक्षों पे रहते हैं, और इन जंतुओं को वृक्षों पे चढ़ने और रहने के हिसाब से इन्होंने अपने आप का अनुकूलन कर दिया। मतलब इन परिस्थितियों में वो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है कि वो वृक्षों पे चढ़ने, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक कूदने की क्षमता रखते हैं। इनमें लोमड़ी, बंदर, विभिन्न प्रकार के मेंढक, गिलहरी, कई प्रकार के पक्षी, इस प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। हम ये मान सकते हैं कि एक तरह से ये हवा में तैरने वाले जीव हैं। सबसे नीचे के स्तर पर, या हम ये माने कि धरातल पर रहने वाले जो स्तनधारी जंतुओं का आकार जो यहाँ पे होता है बड़ा होता है, और उन्हें चतुर और ताकतवर स्तनपायी जंतुओं के रूप में पाया जाता है, जिसमें हम गोरिल्ला और चिंपैंजी इन दोनों का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें काफी चतुर, इनको वेरी नियर टू ह्यूमन हम मानते हैं। तो बहुत सारे क्रियाकलाप भी उसी प्रकार से करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये जो हमारा बायोम है, भूमध्य रेखीय सदाबहार वृक्षों वाला बायोम जो है, इसमें मात्र वनस्पति की ही नहीं वरन यहाँ पर जीवों की संख्या में भी विविधता पाई जाती है। उनका घनत्व अधिक होता है, क्योंकि उनके लिए हमें अवेलेबल फूड जो है वो अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है।
इसके अतिरिक्त अगर हम पारिस्थितिकीय उत्पादकता की बात करें तो इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वन होने की वजह से यहाँ पर यहाँ की संपदा को हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। अभी जब कुछ समय पहले अमेज़न के जंगलों में आग लग गई थी तो एक तरह से वो पृथ्वी के लिए एक थ्रेट हो गया था कि भाई ये तो पृथ्वी के लंग्स हैं। लंग्स क्या करते हैं, हमें शुद्ध हवा का जो अंदर लेना होता है वो वाली क्रिया करते हैं। तो अगर हमारे लंग्स ही खराब हो जाएंगे या किसी कारणवश उसकी क्वालिटी में गिरावट आ जाएगी तो उसका मानव पे सीधा असर पड़ेगा। तो ये जो क्षेत्र है इसकी जो उत्पादकता है वो उत्पादकता इस पृथ्वी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ी मात्रा में यहाँ पे लकड़ी के साथ साथ अनेक प्रकार के वन पदार्थ हमें यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बात करेंगे मानव हस्तक्षेप। मनुष्य ने इस पारिस्थितिकीय दृष्टि से समृद्ध बायोम को भी उसकी दृष्टि पड़ गई, उसको लालच आ गया इतनी लकड़ियां देखकर या इतने ज्यादा यहाँ पे पदार्थ देखकर। तो इस क्षेत्र में खनन कार्य भी प्रारंभ हो गए, लकड़ी से रिलेटेड बहुत तरह के बिजनेस यहाँ पर प्रारंभ हो गए और धीरे धीरे मानव की जो भूख बढ़ती गई उसका क्या रिजल्ट रहा कि इस वाले बायोम में, इन परिस्थितियों वाले बायोम में इनको भी मानव निरंतर हानि पहुंचाने लगा। अमेज़न नदी के क्षेत्र में बड़े सहायक नदियों पे बांध बना दिए गए, खनन कार्य यहाँ पर होने लगा और इन को बहुत ज्यादा इनका एक्सप्लॉयटेशन प्रारंभ हो गया। मानव क्रिया ने, मानव हस्तक्षेप ने क्या किया कि इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन प्रारंभ कर दिया और अगर यही स्थिति चलती रही तो ये पृथ्वी के लिए, अगर इस क्षेत्र के वनों की मात्रा कम होती है तो ये पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मानव हस्तक्षेप है उसको हम एक नेगेटिव दृष्टि से ही आजकल ज्यादा देख रहे हैं, परंतु इस क्षेत्र को बचाने के प्रयास करने चाहिए क्योंकि हम इनको पृथ्वी के लंग्स के रूप में मानते हैं। अगर हमने इनको नुकसान पहुंचा दिया तो ये मानव की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह बात होगी। तो आज हमने भूमध्य रेखीय वर्षा बायोम के बारे में पढ़ा। आप इसको अच्छे से पढ़िए, किताब में भी इसका वर्णन आपको अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद अगली क्लास में हम दूसरा बायोम करेंगे। थैंक यू।